सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। छठी से 10वीं कक्षा के विद्यार्थी ध्यान से सुने। खास आपके लिए हैं इंस्पायर अवार्ड्स मानक। DST और NIF द्वारा हर साल हो रहे इंस्पायर अवार्ड्स मानक के पहले राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हैं। विजेता आप भी हो सकते हैं, इसलिए किसी भी क्षेत्र में साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित अपने इनोवेटिव आइडियाज के साथ तैयार हो जाइए। जानते हैं ना, आप में से 1 लाख स्टूडेंट्स को 10-10 हजार रुपए मिलेंगे अपने आइडियाज को प्रोटोटाइप बनाने के लिए। उसके बाद दुनिया सराहेगी आपका हुनर जब पहुंचेगा आपका आइडिया लोगों तक प्रोडक्ट के रूप में। तो अपने ओरिजिनल इनोवेटिव आइडियाज को स्कूल में जमा करें। बेस्ट आइडियाज आगे बढ़ाए जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर, और हाँ, जल्दी आज ही जमा करें। सो गुड लक विद इंस्पायर अवार्ड्स मानक। इस वीडियो में हम कुछ प्रश्न हल करेंगे, तो चलो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि यहाँ पर हमें x का मान निकालना है। तो ये जो चतुर्भुज यहाँ पे हमें दिया गया है, यह है ABCD, और यहाँ पर जो BA है वो CD के समांतर दिया गया है। और यहाँ पर हमें ये कोण x धन 40 डिग्री दिया है और ये कोण x ऋण 40 डिग्री। तो हमें निकालना है x का मान। तो हम जानते हैं कि जब भी हमें समांतर रेखाएं दी गई हों तो हम संगत कोण का उपयोग करते हैं। तो चलो सबसे पहले मैं तुम्हारा ध्यान जरा यहाँ इस समांतर रेखा पे लगा दूं। तो इस BA को जरा मैं आगे बढ़ाता हूं और इस CD को भी मैं आगे बढ़ाता हूं। तो ये दोनों हैं हमारी समांतर रेखाएं, और इन समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती हुई ये जो AD है ये एक तिर्यक छेदी रेखा है। तो यहाँ पर मैं एक तिर्यक छेदी रेखा बना लेता हूं जो AD के साथ गुजरेगी। तो यहाँ पर ये बन गई तिर्यक छेदी रेखा। अब क्या होगा? अब हम जानते हैं कि संगत कोण के द्वारा जब भी 2 समांतर रेखाएं होती हैं और तिर्यक छेदी रेखा होती है, तो जो ये वाला जो कोण है, ये वाला जो कोण है, ये संगत कोण के द्वारा ये वाले कोण के बराबर होता है। तो अगर ये कोण है x धन 40 डिग्री, तो ये वाला कोण भी होगा x धन 40 डिग्री। तो ये कोण भी हो गया x धन 40 डिग्री। अब जरा यहाँ पर देखो, ये वाला जो पूरा कोण है ये तो एक सीधा कोण है, ये तो 180 डिग्री है, क्योंकि ये दोनों कोण एक दूसरे के संपूरक कोण हैं। तो इन दोनों का जो योगफल होगा वो तो 180 डिग्री होगा। तो चलो यहाँ मैं लिख लेता हूँ कि ये वाला जो कोण है x ऋण 40 डिग्री धन x धन 40 डिग्री, इन दोनों कोणों को जब हम जोड़ेंगे तो हमें उत्तर में मिलेगा 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों संपूरक कोण हैं, या मैं कह सकता हूँ ये मिलाकर बनाते हैं एक सीधा कोण। तो यहाँ पर 40 और 40 तो कट जाएगा और हमारे पास बचेगा x धन x यानी कि 2x, जो बराबर है यहाँ पे 180 डिग्री के। तो अगर 2 से दोनों तरफ मैं विभाजित कर दूं तो हमें x का मान मिल जाएगा, वो होगा 180 बटा 2, यानी कि x जो है वो हमें मिल गया है, x का माप है 90 डिग्री। चलो अगला प्रश्न हल करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये रहा अगला प्रश्न। तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है? यहाँ पर हमें कुछ ये आकृति दी गई है और हमसे ये x, ये वाला कोण निकालने के लिए कहा गया है। हमें ये कोण दिया है 88 डिग्री और ये कोण दिया है 36 डिग्री, और यहाँ पर एक समकोण भी दिया है। तो चलो शुरू करते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर मैं ये समकोण देख रहा हूँ। अब इस समकोण को अगर देखो तो ये समकोण बन रहा है इस 36 डिग्री से और ये वाले कोण से। तो ये दोनों कोण तो पूरक कोण हुए,
क्योंकि दोनों का योगफल है 90 डिग्री। तो अगर ये 36 डिग्री है तो ये वाला कोण होगा 90 ऋण 36। तो ये वाला कोण होगा, मैं यहाँ लिखता हूँ 90 डिग्री ऋण 36 डिग्री। तो 90 ऋण 36 यानी ये वाला जो कोण है ये है 54 डिग्री। अब उसी तरह से यहाँ पर ये है 88 डिग्री। तो ये वाला कोण मैं देख रहा हूँ, तो ये वाला जो कोण है ये तो इसका संपूरक कोण है, क्योंकि दोनों मिलके एक सीधा कोण बना रहे हैं 180 डिग्री का। तो अगर ये 88 डिग्री है तो ये वाला कोण है 180 ऋण 88। मैं ज़रा यहाँ लिख लेता हूँ, यह है 180 डिग्री ऋण 88 डिग्री, और 180 ऋण 88 होगा 92। तो ये वाला जो कोण है ये है 92 डिग्री। तो अब ज़रा ये वाला त्रिभुज देखो, तो इस त्रिभुज में हमें दो कोण पता चल गए हैं, 54 और 92। तो x तो हमें मिल जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का मान होता है 180 डिग्री। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि x धन 54 धन 92 ये बराबर होगा 180 डिग्री के। तो यहाँ पर x धन 54 धन 92 हमें मिलेगा 146 डिग्री। तो ये हो जाएगा 146 डिग्री, और यहाँ पर है हमारे पास 180 डिग्री। मैं यहाँ डिग्री लिखना भूल गया, तो यहाँ तो ये रहेगा। तो अब अगर दोनों तरफ मैं 146 डिग्री से घटा दूं तो x का माप हमें मिल जाएगा, ये होगा 180 डिग्री ऋण 146 डिग्री, और 180 ऋण 146 यानी कि हमें x का माप मिल चुका है, ये है 34 डिग्री। चलो एक और प्रश्न हल करते हैं। तो यहाँ पर ये एक और प्रश्न आ गया कोण से संबंधित। तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ हमें दो रेखाएं दी गई हैं, रेखा AB और रेखा CD, और यहाँ पे कुछ त्रिभुज और कोण बन रहे हैं। यहाँ पर हमें 132, ये 52, और हमें निकालना है ये x। तो चलो यहाँ से शुरू करते करते हम यहाँ पहुँचेंगे। तो अब यहाँ पे ये है 132, और अभी अभी हमने देखा कि ये जो कोण है ये इस 132 का संपूरक कोण है, क्योंकि ये यहाँ पर दोनों मिलके बना रहे हैं एक सीधा कोण। तो अगर ये 132 है तो ये होगा 180 ऋण 132, और 180 ऋण 132 यानी ये हो जाएगा 48 डिग्री। तो ये वाला कोण है 48 डिग्री। अब यहाँ पे ये वाले त्रिभुज में हमें ये कोण पता है, ये कोण पता है, और ये वाले कोण का मान मैं ले लेता हूँ समझो कि y। तो हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का जो मान होता है योगफल वो होता है 180। तो चलो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि हमें मिलेगा y धन 52 डिग्री धन 48 डिग्री, ये बराबर हमें मिलेगा 180 के। तो यहाँ 52 धन 48 ये तो हो जाएंगे पूरे पूरे 100। तो y धन 100 डिग्री बराबर है 180 डिग्री के। और अगर दोनों तरफ मैं 100 डिग्री से घटा दूं तो हमें y का मान मिल रहा है 180 डिग्री ऋण 100 डिग्री, जो बराबर होगा 80 डिग्री के। तो y का मान मिल गया हमें 80 डिग्री। अब यहाँ पर अगर देखो तो x और y तो दोनों एक दूसरे के ऊर्ध्वाधर शीर्ष कोण हैं, तो उन दोनों का मान तो बराबर होगा। तो अगर y का मान 80 डिग्री है तो x का मान भी 80 डिग्री होगा, क्योंकि x जो है वो बराबर है y के, जो था 80 डिग्री। तो चलो ये प्रश्न भी हल हो गया। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न करते हैं। तो यहाँ पर ये रहा हमारा अगला प्रश्न। तो यहाँ पर हमें दिया गया है कि पंचकोण के आंतरिक कोणों के माप हैं 2x, 6x, 4x ऋण 6, 2x ऋण 16, 6x धन 2। सबसे बड़े कोण का माप क्या होगा? तो चलो सबसे पहले मैं ज़रा यहाँ एक पंचकोण बना लेता हूँ। तो यहाँ पर ये एक भुजा, ये हो जाएगी दूसरी भुजा, ये है यहाँ पर तीसरी भुजा, और ये है 4, और ये हो गई यहाँ पर 5 भुजा। अब हम जानते हैं कि किसी भी बहुभुज के जो आंतरिक कोणों का जो मान होता है, उसका जो योगफल होता है, उसका हमारे पास सूत्र है। पर सूत्र तो ज़्यादातर मैं तो भूल जाता हूँ, तो मैं तो चलो कोशिश करता हूँ इसको अपनी तरकीब से करने के, जो हमने बाकी वीडियो में भी की है। तो कभी भी हमारे पास जब भी बहुभुज हो तो उन्हें तुम बांट दो त्रिभुजों में। तो देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं यहाँ से अगर एक रेखा खींचूँ तो ये देखो एक त्रिभुज बन गया। यहाँ से एक और रेखा खींचूँ तो ये एक और त्रिभुज बन गया। तो देखो यहाँ पर इन दो रेखाओं के जरिए
इस पंचकोण को मैंने 3 त्रिभुजों में बांट दिया है। और ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि हम त्रिभुज के आंतरिक कोणों के योगफल को जानते हैं, वो होता है 180 डिग्री। तो समझो ये वाले त्रिभुज के जो आंतरिक कोण है वो है ये और ये वाले त्रिभुज के आंतरिक कोण हैं ये और ये वाले त्रिभुज के आंतरिक कोण हैं ये और ये। अब जरा अगर तुम देखो तो इन सब के आंतरिक कोणों को जब हम जोड़ेंगे तो ये कोण और ये कोण, ये तो दरअसल हमारे पंचकोण के आंतरिक कोण बन जाएंगे। तो पंचकोण के आंतरिक कोणों का जो योगफल होगा वो बराबर होगा हमारे इन तीनों त्रिभुजों के आंतरिक कोणों के योगफल के। हम जानते हैं कि एक त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योगफल होता है 180, तो 3 का होगा हमारे पास यहाँ पर 3 गुणा 180 डिग्री, यानी कि ये होगा 540 डिग्री। तो यहाँ पर हमें जो आंतरिक कोण दिए हैं हमारे पंचकोण के 1 2 3 4 5 आंतरिक कोण दिए हैं, इन सब का जो योगफल है वो है 540 डिग्री। तो चलो मैं इन्हें जोड़ लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ मैं इन्हें जोड़ लेता हूँ तो हमारे पास है 2x धन 6x धन ये वाला कोण है 4x ऋण 6 धन ये वाला कोण है 2x ऋण 16, ये वाला कोण है 6x धन 2। यहाँ जगह तो नहीं बची तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि ये जो है ये बराबर है 540 डिग्री के। तो अब ज़रा देखो हमें क्या मिल रहा है। हमारे पास आ रहा है 2x धन 6, यानी कि ये हो जाएंगे 8 और 4 हो जाएंगे ये 12x, 12 और 2 यहाँ हो जाएंगे 14x और 6 यहाँ हो जाएंगे 20x। तो हमें जो 540 है वो बराबर मिल रहा है यहाँ पे 20x, और यहाँ पे हमारे पास कुछ संख्याएं हैं। ये है ऋण 6 ऋण 16, ऋण 6 ऋण 16 हो जाएंगे ऋण 22 धन 2 हो जाएंगे ऋण 20। तो यहाँ पर हमारे पास है ऋण 20। अब अगर दोनों तरफ मैं 20 जोड़ दूं तो ये 20 यहाँ से चला जाएगा और यहाँ आ जाएगा 540 धन 20, यानी कि ये हो जाएगा 560। तो हमें मिलेगा कि जो 20x है वो बराबर होगा 560 के। तो उस हिसाब से दोनों तरफ अगर मैं 20 से विभाजित कर दूं तो यहाँ x मुझे मिल जाएगा 560 बटा 20 यानी कि 56 बटा 2 यानी कि 28। तो चलो x हमें मिल चुका है 28। अब यहाँ पर हमारा सवाल था कि सबसे बड़े कोण का माप क्या है। तो सबसे बड़ा कोण यहाँ पे कौन सा है? वो यहाँ पे है ये वाला, ये है 6x धन 2। तो हमें निकालना है 6x धन 2 क्या होगा। तो यहाँ मैं लिखता हूँ हमें निकालना है 6x धन 2। तो ये जो है ये बराबर होगा 6 गुणा x जो है 28 धन 2। तो 6 गुणा 28 तो हो जाएंगे 168, और यहाँ पे है धन 2 तो यहाँ पर ये हो जाएंगे 170। तो जो सबसे बड़ा जो कोण है उसका मान है 170 डिग्री। तो सबसे बड़े कोण का मान है यहाँ पर 170 डिग्री। चलो एक और प्रश्न हल करते हैं। तो यहाँ पर ये लेते हैं हम हमारा आखिरी प्रश्न। एक सम षटभुज के बही कोण का माप क्या है? तो हमें यहाँ बनाना है एक सम षटभुज। तो चलो सबसे पहले मैं एक सम षटभुज बना लेता हूँ। तो ये हो जाएगी हमारी एक भुजा, ये है यहाँ पे 2, ये रहेगी तीसरी भुजा, और ये आ जाएगी यहाँ पे चौथी भुजा, ये है यहाँ पे 5, और ये हो जाएगी यहाँ छठी भुजा। तो मैंने कोशिश की है कि मैं एक सम षटभुज बना सकूं। सम षटभुज यानी कि इसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, और हमें निकालना है इसके बहिष्कोण का माप। तो सबसे पहले जैसे हमने अभी पिछला सवाल किया उस हिसाब से हम सबसे पहले इसके आंतरिक कोणों का माप निकालते हैं। तो चलो इस षटभुज को हम अलग अलग त्रिभुजों में बांट लें। तो मैं यहाँ से शुरू करके ये एक त्रिभुज बनेगा, यहाँ बन जाएंगे ये 2 त्रिभुज, और ये खींचने के बाद यहाँ ये तीसरा और ये चौथा त्रिभुज बनेगा। तो यहाँ बन रहे हैं 4 त्रिभुज। तो इस षटभुज के जो आंतरिक कोण होंगे उन सब का जो योगफल होगा वो बराबर होगा इन चारों त्रिभुज के कोणों के योगफल के। तो इनके जो आंतरिक कोण होते हैं वो होते हैं 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा गुणा 4। तो इसके जो
आंतरिक कोण हैं उनके योगफल होंगे 4 गुणा 180 डिग्री, और 4 गुणा 180 हमें मिलेंगे 720 डिग्री, यानी कि सारे कोणों का जो माप है वो है 720 डिग्री। अब यहाँ पे हमारे पास कितने आंतरिक कोण हैं? तो ये षटभुज है तो यहाँ तो 6 ही होंगे, तो ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5 और ये है 6। तो इन 6 के 6 जो आंतरिक कोण हैं उनका योगफल है 720 डिग्री। और हम जानते हैं कि ये सारे के सारे बराबर कोण हैं क्योंकि ये है समषटभुज। तो चलो इन सब को मैं ले लेता हूं x, तो इसे मैं यहां लिख देता हूं कि इसे मैं मान रहा हूं x। तो ये कुल हैं 6, तो 1 2 3 4 5 6, तो हमें मिलेगा कि 6x जो है वो बराबर होगा 720 के। तो अब दोनों तरफ अगर 6 से मैं विभाजित कर दूं तो मुझे x मिल जाएगा 720 बटा 6, यानी कि 120 डिग्री। यानी कि जो आंतरिक कोण है उसका माप है 120 डिग्री। तो चलो अब हम इसके बाह्य कोण का माप निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इसके साथ एक सीधी रेखा खींचता हूँ ताकि यहाँ पर बने एक सीधा कोण। तो ये वाला जो कोण है ये कहलाता है इसका बाह्य कोण। चलो इसको मैं नाम ले लेता हूँ, इसका नाम रख देते हैं y। तो x है आंतरिक कोण और y है बाह्य कोण। और यहाँ पे ये दोनों तो एक दूसरे के संपूरक कोण हैं, तो इन दोनों का योगफल करने पे हमें मिलेगा 180। तो यहाँ मैं लिखता हूँ कि x धन y बराबर होगा 180 डिग्री के, क्योंकि ये दोनों हैं संपूरक कोण। और x तो हम निकाल चुके हैं, ये है 120 डिग्री। तो यहाँ पर हमको जो y है वो मिल जाएगा, और वो यहाँ पर हमें मिलेगा, जब हम 120 डिग्री दोनों तरफ घटाएंगे तो y हमें मिल जाएगा 180 ऋण 120, तो y हमें मिल जाएगा 180 ऋण 120, यानी कि y हमें मिल रहा है 60 डिग्री। तो जो y है वो है हमारा बाह्य कोण, और वो हमें मिल चुका है। और ये हमें कितना मिला है? एक समषटभुज का जो बाह्य कोण होता है उसका माप होता है 60 डिग्री। तो चलो, बड़ा मजा आया इतने सारे प्रश्न हल करके। उम्मीद करता हूं तुम्हें भी उतना ही मजा आया होगा। अगर मैं तुमसे कहूं कि इस आकृति में ये जो रेखा है, रेखा एम के, ये समांतर है रेखा एन जे के, तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं कि ये जो हमारी रेखा है, रेखा एम के, ये हमें दी गई है कि ये समांतर है ये वाली रेखा, यानी कि रेखा एन जे के। तो ये दोनों रेखाएं हमें यहाँ पे समांतर दी गई हैं। और मैं ये साबित करना चाहता हूँ कि ये वाला जो कोण है, कोण एल एम के, तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि ये जो कोण है, कोण एल एम के, ये कोण बराबर होगा कोण एल एन जे के। तो ये कोण बराबर होगा कोण एल एन जे के। तो ये मैं यहाँ साबित करना चाहता हूँ। और अगर सीधे शब्दों में कहूँ तो यहाँ पे जो कोण एल एम के है ये तो है कोण बी, तो मैं साबित करना चाहता हूँ कि ये जो कोण बी है ये बराबर है कोण एल एन जे, यानी कि ये बराबर है कोण ए के। तो ये मैं यहाँ साबित करना चाहता हूँ। तो क्यों ना तुम इस वीडियो को यहाँ रोककर इसे खुद से कोशिश करो और फिर वापस आओ, फिर से साथ में करते हैं। तो अब हमें यहाँ पे दो कोण, कोण बी और कोण ए को बराबर साबित करना है। और मैं देख सकता हूँ कि इस आकृति में हमें दो त्रिभुज दिए गए हैं, एक ये छोटा वाला और एक ये यहाँ पर ये बड़ा वाला त्रिभुज। और मैं देख सकता हूँ कि ये जो कोण बी है ये छोटे वाले त्रिभुज में आ रहा है, और ये जो कोण ए है ये आ रहा है इस बड़े वाले त्रिभुज में। तो चलो इन दोनों त्रिभुज को अलग अलग से हम देखते हैं। तो ये जो छोटा वाला त्रिभुज है, यहाँ पे हमें तीन कोण दिए गए हैं, कोण बी, कोण सी और ये वाला कोण, ये कोण तो समकोण है, ये है 90 डिग्री। और हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का जब हम योगफल करते हैं तो हमें 180 डिग्री मिलता है। तो चलो हम यहाँ लिख लेते हैं कि इस त्रिभुज में जब हम इन तीनों कोणों का योगफल करेंगे तो हमें 180 डिग्री मिलेगा। तो कोण बी धन कोण सी धन कोण ये वाला कोण, ये तो समकोण है और ये होगा 90 डिग्री, और इन तीनों का जो योगफल होगा वो बराबर होगा 180
180 डिग्री के, ये हम जानते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं 90 डिग्री दोनों तरफ घटा दूँ तो मुझे यहाँ 90 तो चला जाएगा, यहाँ मुझे मिलेगा 180 ऋण 90, यानी कि ये मुझे मिलेगा 90 डिग्री। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि हमें मिलेगा B धन C, ये हमें बराबर मिलेगा 180 ऋण 90 यानी कि 90 डिग्री। और अगर हम रुचि रखते हैं कोण B में तो दोनों तरफ हम C से घटा भी देते हैं, तो हमें मिल जाएगा कि ये जो कोण B है ये हमें बराबर मिल जाएगा 90 डिग्री ऋण C। तो चलो कोण B के बारे में हमें कुछ तो पता चला। और इसी तरह से अगर हम इस बड़े त्रिभुज पे ध्यान दें तो सबसे पहले इसे मैं सफ़ेद रंग से दर्शा देता हूँ। तो ये रहा हमारा बड़ा वाला त्रिभुज, ये रहा हमारा बड़ा वाला त्रिभुज, और इसमें हमें 3 कोण जो दिए गए हैं वो है कोण A, कोण C और ये वाला समकोण जो 90 डिग्री होगा। तो इन तीनों को भी हम जोड़ के बराबर लिख देते हैं 180 के, क्योंकि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, ये जो कोण A है, कोण A धन कोण C और धन ये नीला वाला कोण जो समकोण है ये होगा 90 डिग्री। तो ये हमें बराबर मिलना चाहिए 180 डिग्री के। और अब अगर दोनों तरफ मैं 90 डिग्री से घटा दूं तो यहाँ 90 चला जाएगा, यहाँ 180 ऋण 90 हमें मिलेगा 90 डिग्री। तो यहाँ मैं लिखता हूँ कि हमारे पास बचेगा कोण A धन C और ये हमें बराबर मिलेगा 180 ऋण 90 यानी कि 90 डिग्री के। और अब अगर हम कोण A में रुचि रखते हैं तो दोनों तरफ C से भी घटा देंगे तो हमें A का मान मिल जाएगा। तो A का मान जो हमें मिलेगा वो बराबर मिलेगा 90 डिग्री ऋण C के। तो यहाँ पे अब अगर तुम ध्यान दो तो यहाँ कोण A का हमें मान मिल रहा है 90 डिग्री ऋण C और यहाँ पे कोण B का भी मान हमें मिल रहा है 90 डिग्री ऋण C। तो उस प्रकार तो ये दोनों कोण A और B ये दोनों तो समान हुए, तो कोण B और कोण A हुए समान कोण या सर्वांग समकोण। तो ये दोनों कोण B बराबर होगा कोण A के, और यही तो हम साबित करना चाहते थे कि कोण B बराबर होगा कोण A के, या कोण LM के बराबर होगा कोण LNJ के। तो जब अगर हमें दो समांतर रेखाएं दी जाएं तो यहाँ पे जो ये वाला कोण है और जो ये वाला कोण है ये दोनों बराबर होते हैं और इन्हें हम कहते हैं संगत कोण। यहाँ पर मैंने एक त्रिभुज लिया है, ये किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो सकता है और इनके अंत कोणों को मैंने नाम दिया है x, y और z। और यहाँ पर मैं ये साबित करना चाहता हूँ कि इन तीनों अंत कोणों का जो योगफल होता है वो होता है 180 डिग्री। यानी कि मैं साबित करना चाहता हूँ कि x धन y धन z बराबर होगा 180 डिग्री के। और ये साबित करने के लिए मैं इस्तेमाल करूँगा हमारी जानकारी समांतर रेखाओं, त्रियकछेदी रेखाओं और संगत कोणों के बारे में, जिसके बारे में हमने पहले वीडियो में बात की है। तो चलो ये शुरू करने के लिए मैं सबसे पहले ये जो भुजा है इसे ज़रा आगे पीछे खींच लेता हूँ तो ये रेखा की तरह बन जाएगा। तो यहाँ पे इस भुजा को मैं ज़रा आगे और पीछे खींच लेता हूँ तो ये एक रेखा बन गई इस भुजा के समांतर या इस भुजा के ऊपर। अब मैं एक और रेखा बनाना चाहता हूँ जो इस रेखा के समांतर हो पर गुजर रही हो इस शीर्ष से। तो यहाँ से गुजरती हुई एक समांतर रेखा में बना रहा हूँ जो गुलाबी रेखा के समांतर है। तो ये हो गई वो रेखा। तो ये दोनों रेखाएं हो गई समांतर। अब इन दोनों समांतर रेखाओं के ऊपर मैं एक त्रियकछेदी रेखा बनाऊंगा इस भुजा से गुजरती हुई। तो इस भुजा से गुजरती हुई मैं एक त्रियकछेदी रेखा बना रहा हूं। तो इस भुजा से गुजरती हुई ये रही एक त्रियकछेदी रेखा। अब अगर तुम यहाँ पर ध्यान दो तो यहाँ पे कुछ संगत कोण बन रहे हैं। अगर ये है एक त्रियकछेदी रेखा और मैं बात करूँ ये दो समांतर रेखाओं की यहाँ पर, तो अगर तुम देखो तो अगर ये x है ये कोण तो ये वाला कोण भी x होगा संगत कोण के द्वारा। तो चलो इसे मैं नाम दे देता हूँ कि यहाँ पर
ये जो कोण है हमारा ये वाला, ये कोण बराबर है x के, संगत कोण के द्वारा। अब यहाँ पे अगर ये कोण x हो गया तो इसके सम्मुख यहाँ पे ये वाला जो कोण है ये शीर्ष कोण के द्वारा, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण के द्वारा यहाँ पे ये भी x होगा। तुम चाहते तो इससे त्रियक छेदी रेखा मानकर और ये वाली समांतर रेखा लेकर भी इन दोनों को x लिख सकते थे एकांतर कोण के द्वारा। तो किसी भी तरह से तुम कर सकते थे, बस हमें ये यहाँ पे x मिल गया। अब इसी तरह से मैं एक और त्रियक छेदी रेखा बनाता हूँ इस भुजा से गुजरती हुई। तो यहाँ पे इस भुजा से गुजरती हुई एक और त्रियक छेदी रेखा मैं बना रहा हूँ, तो ये बन गई। अब यहाँ पे भी अगर तुम ध्यान दो तो ये जो y कोण है यहाँ पे अगर हम इसे त्रियक छेदी रेखा माने और यहाँ पे ये वाली समांतर रेखा को देखें तो यहाँ पे अगर ये जो y कोण है तो संगत कोण के द्वारा ये वाला कोण भी y होगा। तो चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये वाला कोण भी बराबर है इसके संगत कोण के द्वारा, तो ये वाला कोण भी है y और इसके सम्मुख यहाँ पर ये वाला कोण भी हो जाएगा y। और तुम चाहते तो इसको और इसको एकांतर कोण के द्वारा भी बराबर साबित कर सकते थे। बस हमारा काम लगभग हो गया है। तो अब अगर तुम ध्यान दो तो यहाँ पे ये जो कोण है x और ये साथ में इसके ये जो कोण है z, इन दोनों को अगर हम मिलाएंगे तो ये दोनों बराबर हैं x धन z के। और अगर तुम देखो उसके साथ अगर ये मैं हरा वाला ये जो y कोण है इसको भी जोड़ूं, ये वाला जो y कोण है ये तो इसका संपूरक कोण है। तो x धन z संपूरक कोण है y का, या y संपूरक कोण है x धन z का, और संपूरक कोणों का जो योगफल होता है वो होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे x धन z का जो संपूरक कोण है y, इनका जो योगफल होता है वो बराबर होता है 180 डिग्री के। और यही बात एक दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। अगर तुम इस पीली रेखा को देखो तो इस पीली रेखा में ये जो मैं यहाँ पे एक पीला कोण बना रहा हूँ ये तो एक सीधा कोण है, ये तो रेखा के ऊपर रेखिक युगल कोण है और इनमें सारे कोणों का जो योगफल होता है वो 180 डिग्री होता है। तो यही चीज x धन z धन y हमें 180 डिग्री मिल सकता था सीधे कोण के द्वारा भी। तो किसी भी तरह हमें ये बात मिल रही थी। अब इसी को मैं ज़रा अगर आगे पीछे लिख दूं तो हमें मिलेगा x धन y धन z, ये हमें बराबर मिलेगा 180 डिग्री के। और यही तो हम साबित करना चाहते थे कि किसी भी त्रिभुज के अंत कोणों का जो योगफल होता है वो होता है 180 डिग्री। यहाँ पर हमें एक आकृति दी गई है जिसमें मैं कुछ त्रिभुज देख सकता हूँ। ये एक बाई तरफ है और एक है ये दाई तरफ और एक है ये बड़ा वाला त्रिभुज। और यहाँ पे हमें कुछ कोणों का मान दिया गया है। यहाँ पे हमारे पास दिया गया है 31 डिग्री, यहाँ पे है 50 डिग्री और यहाँ पे है 64 डिग्री। और कुछ कोणों के मान हमें नहीं दिए गए हैं, जैसे कि ये वाला और ये वाला। तो क्या तुम ये वाले कोण का मान निकाल सकते हो? तो क्यों ना इस वीडियो को रोककर तुम कोशिश करके इस वाले कोण का मान निकालो और फिर वापस आओ, फिर से साथ में करेंगे। तो चलो अब इसे साथ में करते हैं। अब यहाँ पे अगर मुझे ये वाला कोण का मान निकालना है तो उसके लिए मुझे कुछ ज़्यादा जानकारी तो यहाँ नहीं दी गई है। तो मैं क्या करूँगा, ये वाले कोण का मान भी मैं फ़िलहाल नहीं निकाल सकता, लेकिन अगर मैं ध्यान दूँ ये वाले कोण पे तो यहाँ पे ये जो त्रिभुज है, ये जो बाई तरफ वाला त्रिभुज है, मैं यहाँ दर्शाता हूँ इसे नीले रंग से। तो ये वाला जो त्रिभुज है इसमें हमें पहले से ही दो कोण दिए गए हैं 50 और 64 डिग्री। तो यहाँ पे ये जो तीसरा कोण है ये हमें मिल जाएगा। अगर मैं इसको ले लूँ x, तो यहाँ पे हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के सारे कोणों का जो योगफल होता है वो 180 डिग्री होता है। तो चलो हम वही लगाते हैं और यहाँ पे x निकाल लेते हैं। तो हमें मिलेगा x धन 50 डिग्री धन 64 डिग्री, ये हमें बराबर मिलेगा 180 डिग्री के।
तो यहाँ पे हमें मिलेगा x धन 50 और 64 हो जाएंगे 114 डिग्री और ये बराबर होगा 180 डिग्री के। अब यहाँ पे मैं दोनों तरफ 14 से अगर घटा दूंगा तो यहाँ पे मुझे x मिल जाएगा और दाई तरफ मुझे मिलेगा 180 डिग्री ऋण 114 डिग्री। तो 180 ऋण 114 तो हमें x का मान बराबर मिल जाएगा 66 डिग्री के। तो x हमें यहाँ पे मिल चुका है, ये हमें मिल रहा है बराबर 66 डिग्री के। और जैसे ही ये कोण हमें मिल रहा है तो अब हम ये वाला कोण यहाँ निकाल सकते हैं। चलो इसको मैं नाम दे देता हूँ y। तो अगर तुम ध्यान दो तो x और y एक दूसरे के संपूरक कोण है, तो इनका जो योगफल होगा वो 180 डिग्री होगा। या दूसरे तरीके से देखो तो कोण x और कोण y मिलाकर बनता है एक सीधा कोण। यहाँ पे अगर तुम ध्यान दो तो ये एक सीधा कोण बनता है इन दोनों को मिलाकर। तो x धन y उस तरीके से भी 180 डिग्री होंगे। तो या तो संपूरक कोण से या तो सीधे कोण से हमें मिलेगा कि x धन y बराबर होगा 180 डिग्री। और x का मान तो हम पहले निकाल चुके हैं, यह है 66 डिग्री। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि 66 डिग्री धन y बराबर होगा 180 डिग्री के। तो दोनों तरफ अगर 66 हम घटा देंगे तो y का मान हमें मिल जाएगा। तो यहाँ y मिलेगा और यहाँ आएगा 180 ऋण 66 डिग्री और 180 ऋण 66 डिग्री हमें मिलेगा 114 डिग्री। तो y का मान हमें मिल चुका है, ये बराबर है 114 डिग्री के। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि y हमें मिल चुका है, यह है 114 डिग्री। y का मान तुम एक दूसरे प्रकार से भी निकाल सकते थे। ये जो 114 है ये 50 और 64 का योगफल है। तो यहाँ पे इस आकृति को मैं दोबारा बनाता हूँ। तो यहाँ पे ये जो बाई तरफ वाला त्रिभुज है, यहाँ पे हमें ये वाला कोण और ये वाले कोण का जो योगफल है वो बराबर मिल रहा है ये बाहर वाले कोण के यानी कि y के। तो अगर मैं चलो इसे नाम दे देता हूँ कोण A, इसे नाम दे देता हूँ कोण B। तो अब अगर तुम ध्यान दो तो इस त्रिकोण के जो तीनों कोण होंगे उनका योगफल 180 होगा। तो यहाँ पे ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण मिलकर 180 होगा। यानी ये वाले कोण का मान हमें मिलेगा 180 ऋण A ऋण B। अब ये जो सफ़ेद कोण है और ये जो y वाला कोण है हरा वाला, ये दोनों मिलाकर हमें 180 मिलेगा। ये तो हम बात कर चुके हैं, या तो संपूरक कोण से या तो सीधे कोण से। तो मैं अगर यहाँ लिखूँ कि 180 ऋण A ऋण B और ये धन y, ये हमें बराबर मिलना चाहिए 180 डिग्री के। तो अब हमें क्या मिलेगा, अगर मैं दोनों तरफ 180 से घटा दूं तो ये 180 और ये 180 दोनों चले जाएंगे। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर हमें मिलेगा ऋण A ऋण B और धन y, ये हमें बराबर मिलेगा 0 के। और अब अगर मैं दोनों तरफ A धन B से जोड़ दूं तो ये वाला ऋण A ऋण B चला जाएगा और दाई तरफ हमें मिल जाएगा A धन B। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कि y बराबर होगा A धन B के। तो वही तो मैं बात कर रहा था कि ये वाला जो कोण है y, ये बराबर है A धन B के, जो यहाँ पे हमें मिला 50 धन 64 यानी कि 114। इससे हम कहते हैं ये जो A और B हैं ये y के दूरस्थ अंत कोण हैं। तो y जो बराबर होता है वो इन दोनों दूरस्थ अंत कोणों का योगफल होता है। तो y बराबर है A धन B। तो किसी भी प्रकार से हम y निकाल सकते थे। अब तुम्हारा ध्यान तो यहाँ चला ही गया होगा कि ये वाला कोण अब हमें मिल सकता है। तो इस वाले कोण को मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पर z। तो अब अगर हम देखें तो ये जो दाई तरफ वाला त्रिभुज है, इसमें इन तीनों कोणों को जब हम जोड़ेंगे तो हमें तो 180 डिग्री मिलेगा। तो ये 31 तो हमें पहले दिया गया था, 114 भी मिला, तो z हमें मिल जाएगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि z धन y या 114 डिग्री धन 31 डिग्री, ये बराबर होगा 180 डिग्री के। और यहाँ पे 114 और 31 होगा 145। तो यहाँ पे हमें मिलेगा z धन 145 डिग्री बराबर होगा 180 डिग्री के। तो z हमें बराबर मिल जाएगा, दोनों तरफ 145 डिग्री घटा देते हैं तो यहाँ बराबर मिलेगा 180 डिग्री ऋण
45 डिग्री। तो Z का मान हमें मिल चुका है और वो है 180 × 145 यानी कि 35 डिग्री। तो Z भी हमें मिल चुका है। तो इस कोण का जो मान है वो है 35 डिग्री। नमस्कार। आप शिक्षकों द्वारा दी गई अच्छी शिक्षा से आज लाखों विद्यार्थी इनोवेशंस कर रहे हैं। उन सभी को इंस्पायर अवार्ड्स मानक में हिस्सा लेने प्रोत्साहित कीजिए। करना है इतना कि आपके विद्यालय के 6ठी से 10वीं कक्षा के छात्र और छात्राएं साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित अपने इनोवेटिव आइडियाज आपके पास जमा करें ताकि वो DST और NIF द्वारा आयोजित इंस्पायर अवार्ड्स मानक प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकें। 1 लाख छात्रों को 10-10 हजार रुपए मिलेंगे अपने आइडियाज को प्रोटोटाइप्स बनाने के लिए। फिर छात्र डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पर अपने इनोवेशंस को दिखाएंगे। फिर प्राइजेस और सम्मान पाएंगे। तो आज ही अपने स्टूडेंट्स को हिस्सा दिलवाएं इंस्पायर अवार्ड्स मानक में। नमस्कार बच्चों, आज मैं पुनः आपके समक्ष एक नए पाठ को लेकर प्रस्तुत हूँ जिसका शीर्षक है स्वदेशी। जैसा कि आप शीर्षक सुनकर ही समझ गए होंगे कि आज हम स्वदेशी अर्थात अपने देश के लिए कुछ बात करने जा रहे हैं। आजकल आप सुन रहे होंगे कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो, स्वदेशी अपनाओ, अर्थात अपने देश में निर्मित सभी कई प्रकार की वस्तु या अन्य कई सामग्रियों को उपयोग करने तथा स्वदेशी होने पर बल दिया जा रहा है। आज हम पूर्णतः आज़ाद हैं, स्वतंत्र हैं, तब ये बातें कही जा रही हैं। लेकिन आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वह बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा लिखित कविता है। यह कविता तब लिखी गई थी जब हमारा देश गुलाम था, अंग्रेजों के अधीन था। तब की स्थिति और आज की स्थिति में कितना अंतर है, यह आज भी वैसा ही स्थिति है। इस कविता को पढ़ने पर ही हम चिंतन कर पाएंगे। यह कविता आज भी कितनी प्रासंगिक है यह हमें पढ़ने पर पता चलेगा। हमारे पाठ्यक्रम में
ऐसी कविताओं का होना कितना आवश्यक है, यह हमारे लिए जानना अति आवश्यक है। तो कविता पढ़ने से पहले हम कवि परिचय जानेंगे। तो आइए बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का हम एक संक्षिप्त परिचय जानें। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये है प्रेमघन। प्रेमघन का समय या फिर प्रेमघन का जन्म अगर हम कहें तो 1855 ईस्वी में हुआ था और उनका निधन 1922 ईस्वी में। प्रेमघन का पूरा नाम बद्री नारायण चौधरी है और इनका उपनाम प्रेमघन। इनका जन्म 1855 ईस्वी में मिर्ज़ापुर में उत्तर प्रदेश में हुआ। इनका काल, जिस काल में ये रचना करते थे, वह था भारतेंदु युग। आधुनिक काल के अंतर्गत भारतेंदु युग था और ये भारतेंदु मंडल के कवि हैं। इन्होंने रसिक समाज, जो कि 1874 ईस्वी में मिर्ज़ापुर में उसकी संस्थापना की थी। संस्थापक रहे ये रसिक समाज के। 1874 ईस्वी में इन्होंने रसिक समाज की स्थापना की थी। इन्होंने आनंद कादम्बनी नामक एक मासिक पत्रिका का भी संपादन किया था। नागरी नीरद साप्ताहिक पत्र है, इसके भी ये संपादक रहे। इनके भाषा की अगर बात करें तो इन्होंने काव्य में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है और गद्य के लिए खड़ी बोली। पद्य के लिए ब्रज भाषा और गद्य के लिए खड़ी बोली, यह भारतेंदु युग के कवियों की विशेषता भी रही। इनकी प्रमुख कृतियां हैं जीर्ण जनपद, यह एक काव्य है। भारत सौभाग्य, प्रयाग रामागमन, यह एक नाटक है। इनके प्रमुख नाटक हुए भारत सौभाग्य और प्रयाग रामागमन। प्रेमघन सर्वस्व नाम से इनके सभी रचनाएं इसमें संकलित है। स्वदेशी, जिस कविता को हम पढ़ने जा रहे हैं, यह प्रेमघन सर्वस्व में संकलित है। प्रेमघन प्रसिद्ध निबंधकार, नाटककार, कवि और समीक्षक थे। इन्होंने साहित्य सम्मेलन कलकत्ता के अधिवेशन में सभापतित्व किया था। ये सभापति थे साहित्य सम्मेलन कलकत्ता अधिवेशन के। भारतेंदु मंडल के कवियों में प्रेमघन का प्रमुख स्थान है। प्रेमघन भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के जिला मिर्ज़ापुर के एक संपन्न ब्राह्मण कुल परिवार में हुआ था। ये कलात्मक एवं अलंकृत गद्य लिखते थे। साप्ताहिक, नागरी नीरद और मासिक आनंद कादम्बनी के संपादन द्वारा उन्होंने तत्कालीन पत्रकारिता को भी नई दिशा दी थी। साप्ताहिक, नागरी नीरद और मासिक आनंद कादम्बनी के संपादन द्वारा इन्होंने तत्कालीन पत्रकारिता को भी नई दिशा दी थी। अब्र नाम से प्रेमघन जी ने उर्दू में कुछ कविताएं भी लिखी हैं। जीर्ण जनपद नामक एक इन्होंने काव्य लिखा है, जिसमें ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण प्रस्तुत है। इनके काव्य में लोकोन्मुखता एवं यथार्थपरायणता का आग्रह है। इन्होंने राष्ट्रीय स्वाधीनता की चेतना को अपना सहचर बनाया एवं साम्राज्यवाद और सामंतवादी व्यवस्था का विरोध भी किया है। प्रेमघन ने मुख्यतः ब्रज भाषा में काव्य रचना की है, किंतु खरी बोली का प्रयोग भी इन्होंने यत्र तत्र पद्य एवं गद्य में किया है। भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की कामना से इस युग के कवियों ने स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहन देने और स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करने पर भी बल दिया है। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की प्रत्यक्ष रूप से प्रेरणा दी है। पाश्चात्य सभ्यता के संपर्क से देश के सांस्कृतिक पुनरुत्थान अर्थात पुनः उत्थान का अनुभव प्रेमघन ने महसूस किया था। आज हम उनकी एक ऐसी ही कविता पढ़ने जा रहे हैं। यह प्रेमघन सर्वस्व में संकलित 10 दोहों का एक गुच्छ है, जो स्वदेशी शीर्षक के अंतर्गत यहाँ प्रस्तुत है। कवि कहते हैं, सबय विदेशी वस्तु नर, गति रति रीत लखात, भारतीयता कछु न अब, भारत म दर्शात। कवि प्रेमघन कहते हैं कि पराधीनता के कारण सर्वत्र विदेशी वस्तुएं ही दिखाई पड़ रही हैं। सभी लोगों के गति अर्थात स्वभाव, रति अर्थात लगाव, रीति रिवाज सभी बदल गए हैं। लोगों के भीतर अब भारतीयता नहीं रह गई है। भारतीयता की भावना मर गई है। देश प्रेम की भावना देश में कहीं नहीं दिखाई दे रही है। मनुज भारती देखी को सकत नहीं पहचान, मुसलमान हिंदू किंधौ कहें ये क्रिस्तान। कवि कहते हैं कि अंग्रेजी शासन काल में हिंदू मुसलमान दोनों के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा आदि बदल गए हैं। भारतीय मनुष्यों को अब देखकर कोई नहीं पहचान सकता कि ये भारतीय हैं। पढ़ी विद्या परदेश की,
बुद्धि विदेशी पाए, चाल चलन परदेश की, गई इन्हें अति भाए। कहने का अर्थ है कि विदेशी भाषा पढ़ने के कारण इनकी बुद्धि या सोच भी विदेशी हो गई है। हिंदी से अधिक अंग्रेजी का महत्व हो गया है। अपनी संस्कृति, अपनी भाषा त्याग कर इन्होंने विदेशी चाल चलन अपना लिया है। इन्हें विदेश की ही संस्कृति भी भा गई है। ठटे विदेशी ठाठ सब, बन्यो देश विदेश, सपने हो जिनमें न कहूँ भारतीयता लेस। कवि कहते हैं कि ठाठ बाट, रहन सहन, रुतबा सभी विदेशी हो गए हैं। अब सपने में भी भारतीयता लेस मात्र भी नहीं दिखाई दे रही है। सपने में भी भारतीयता नहीं झलक रही है। लेस का अर्थ होता है थोड़ा, यानी थोड़ी मात्रा में भी भारतीयों के बीच भारतीयता नहीं रह गई है। बोली सकत हिंदी नहीं, अब मिले हिंदू लोग, अंग्रेजी भाखन करत, अंग्रेजी उपभोग। कवि कहते हैं कि अब हिंदू लोग आपस में मिलने पर भी हिंदी नहीं बोल पा रहे हैं। देश की दुर्दशा यह है कि स्वदेशी वस्तुएं नष्ट कर दी गई हैं। अंग्रेजी भाषा के प्रचार प्रसार के कारण भारतीयता के लक्षण दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। सभी अपनी सुख सुविधा की प्राप्ति के लिए अंग्रेजी का उपयोग कर रहे हैं। अंग्रेजी वाहन बसन, वेश रीति और नीति, अंग्रेजी रुचि गृह, सकल वस्तु देश विपरीत। कवि प्रेमघन जी कहते हैं कि अंग्रेजी शासन काल में भारतीयों की मनोदशा इतनी बदल चुकी है कि वे भारतीय वस्तुओं का उपयोग करना छोड़ चुके हैं। विदेशी वस्तुओं का वे उपयोग करने लगे हैं। इनका हर कुछ विदेशी रंग में रंग चुका है। भारत के लोग विदेशी वाहन, विदेशी वस्त्र, विदेशी रीति और वहाँ की नीति को भी अपनाने लगे हैं। घर हो या बाहर, सभी स्थानों पर, वस्तु हो या संस्कृति, सभी में अंग्रेजीपन की रुचि दिखाई दे रही है। यह हमारे देश के रीति रिवाज के बिल्कुल विपरीत है। हिंदुस्तानी नाम सुनी, अब ये सकुची लजात, भारतीय सब वस्तु ही, सोये हाय घिनात। कवि कहते हैं कि अब हिंदुस्तानी लोग स्वयं को हिंदुस्तानी कहने में संकोच करते हैं। वे हिंदुस्तानी सुनने पर शर्म महसूस करते हैं। भारतीय अपनी ही स्वदेशी वस्तुओं से घृणा करने लगे हैं। देश नगर बानक बनो, सब अंग्रेजी चाल, हाटन में देखूं भरा, बसे अंग्रेजी माल। कवि कहते हैं कि भारतीय हाट बाजारों में अंग्रेजी वस्तुएं भर दिए गए हैं। भारतीय इन वस्तुओं के स्वयं व्यवसायी बन गए हैं। देश में निर्मित वस्तुओं का लोप हो गया है। जिनसो संभल सखत नहीं, तन की धोती ढीली ढाली, देश प्रबंध करेंगे वे, यह कैसी खाम ख्याली। प्रेमघन कहते हैं कि जिनसे स्वयं धोती नहीं संभल रही है, वे पूरे देश की कमान को संभालने की कल्पना कर रहे हैं। वैसे लोग जो स्वयं ढुलमुल विचार के हैं, जिन्हें स्वयं पर भरोसा नहीं है, ऐसे विचारों वालों से देश की कमान को सौंप देना यह हास्यास्पद ही है। उनसे किसी भी तरह की आशा करना बिल्कुल हास्यास्पद है। दास वृत्ति की चाह चहूँ, दिसी व्याचार हूँ बरन बढ़ाली, करत खुशामद झूठ प्रशंसा, मान हूँ बने डफाली। प्रेमघन का मानना है कि दास वृत्ति, चाटुकारिता की प्रवृत्ति चारों ओर बढ़ गई है। लोग झूठी प्रशंसा कर रहे हैं, खुशामद करने में लगे हुए हैं। अपनी आजीविका के लिए खुशामद में झूठी प्रशंसा का ढोल पीटने में वे पूरी तरह रम चुके हैं। नमस्कार। आप शिक्षकों द्वारा दी गई अच्छी शिक्षा से आज लाखों विद्यार्थी इनोवेशंस कर रहे हैं। उन सभी को इंस्पायर अवार्ड्स मानक में हिस्सा लेने प्रोत्साहित कीजिए। करना है इतना कि आपके विद्यालय के 6ठी से 10वीं कक्षा के छात्र और छात्राएं साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित अपने इनोवेटिव आइडियाज आपके पास जमा करें, ताकि वो DST और NIF द्वारा आयोजित इंस्पायर अवार्ड्स मानक प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकें। 1 लाख छात्रों को 10-10 हजार रुपए मिलेंगे अपने आइडियाज को प्रोटोटाइप्स बनाने के लिए। फिर छात्र डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पर अपने इनोवेशंस को दिखाएंगे। फिर प्राइजेस और सम्मान पाएंगे।
तो आज ही अपने स्टूडेंट्स को हिस्सा दिलवाएं इंस्पायर अवार्ड्स मानक में। सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए bepclots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से ई-लॉट्स ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें।